हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलेफिशा। हम कर रहे हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस है ये, और पॉलिटिकल साइंस की पूरी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। ठीक है, ये हमारी बुक का नाम है और इसमें हम यूनिट 2 तक चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं। हमारे यूनिट 2 तक पूरे चैप्टर नंबर 3 तक हो चुके हैं। आज हमारी यूनिट 3 स्टार्ट होगी। यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1। कुछ बच्चों का कमेंट था कि मतलब नोट्स क्यों नहीं बनाती हो। नोट्स बनाना इतना हार्ड नहीं है, नोट्स बनाना बहुत इजी है। नोट्स बनाओ और नोट्स में से पढ़ा दो। बट पता है, पूरी बुक मैं आपको इसलिए शो करवाती हूँ ताकि अगर आपको कोई और चीज़ इम्पॉर्टेंट लगे तो आप उसको पढ़ सकें, और इसीलिए मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराती हूँ। और अगर आपकी बुक थोड़ी सी भी अलग है तो आप बुक को देख के पहचान सकें, आपको पता चल जाए कि नहीं, ये चैप्टर नहीं है हमारी बुक में, ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है। बट अगर मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी बस, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को। इसीलिए मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो अपने पेपर में। तो प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि आप नोट्स क्यों नहीं बनाती हो। इसीलिए नोट्स नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं बुक की पीडीएफ से पढ़ाती हूँ, आपको बुक प्रोवाइड करवाती हूँ। ओके, चलिए फिर, आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडी का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे लगातार। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1। ओके, ये हमारी यूनिट 3 यहाँ लिख रहा है, आप देख सकते हैं, इकाई 3 यानी यूनिट 3। उसका चैप्टर नंबर 1 है। ए चैप्टर है भारतीय विदेश नीति, सिद्धांत और उद्देश्य। जो भारत की विदेश नीति है, विदेश नीति का अर्थ क्या होता है? विदेश नीति का मतलब होता है संबंध। जैसे एक देश के दूसरे देश के साथ कैसे संबंध हैं, वो कैसे संबंध स्थापित कर रहा है, या फ्यूचर में उसके संबंध कैसे होंगे, वो चीज़ विदेश नीति के अंदर आ जाती है। उसके सिद्धांत, उसके क्या सिद्धांत हैं और उसके क्या उद्देश्य हैं, फ्यूचर में उसके क्या उद्देश्य हैं, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। जस्ट एग्जांपल, हम भारत और पाकिस्तान ले लेते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान ले लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी इतने अच्छे नहीं हो पाए। या भारत और चीन ले लो, चीन के साथ भी हमारे इतने अच्छे संबंध नहीं रह पाए क्योंकि ये दोनों देश हमेशा हमें पीछे करने की कोशिश करते हैं, मतलब भारत को हमेशा पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। कभी आतंकवादी अटैक करते हैं, चीन हमेशा पाकिस्तान को बढ़ाता है कि हाँ, तुम आतंकवादी अटैक करो भारत के ऊपर, हिंदू मुस्लिम या फिर ऐसे दंगे फैलाओ, आतंकवादी संगठनों को बनाओ और वहाँ भेजो, ताकि भारत इन्हीं समस्याओं में उलझ कर रह जाए और अपना विकास ना कर पाए। तो यही जो संबंध हैं हमारे भारत और चीन, या पाकिस्तान और चीन, यही विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत की जो विदेश नीति है वो कह सकते हैं पूरी एक शब्द, दो शब्दों पे टिकी है। दो शब्द या एक शब्द कह लो, वसुदेव कुटुंबकम। ये भारत की पूरी विदेश नीति इस पे टिकी है। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार है और सबके विकास के साथ ही हमारा विकास है। भारत की जो नीति है उसमें वसुदेव कुटुंबकम को माना जाता है, और वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार है और सबके विकास के साथ ही हमारा विकास है। इसीलिए भारत हमेशा सबको साथ लेकर चलता है। सबका साथ सबका विकास, भारत की हमेशा यही प्रवृत्ति रही है। कभी भारत किसी के यहाँ जाके दंगे फसाद नहीं करता, किसी के यहाँ आतंकवादी संगठन को नहीं भेजता जैसे पाकिस्तान भेजता है। इसीलिए भारत की हमेशा जो विदेश नीति है वो वसुदेव कुटुंबकम के ऊपर रही है। ठीक है, ये हमारी विदेश नीति का मूल आधार है, वसुदेव कुटुंबकम। अब भारत की जो विदेश नीति है उसमें एक चीज़ और है, वो है सागर। हाँ, बस भारत की विदेश नीति में एक और सिद्धांत है, वो है सागर सिद्धांत। SAGAR।
ठीक है, यह है सागर सिद्धांत। और सागर जो है वो हमारे समुद्र पर अप्लाई होता है, ठीक है, समुद्र की जो तटीय सीमा होती है ना उस पर आधारित है। अब भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारक, अब हमारे जो भारत की विदेश नीति है उसको निर्धारित कैसे करते हैं कि हाँ ये विदेश नीति है, उसके फैक्टर क्या क्या हैं, उस चीज़ को, कारकों को जानेंगे, उसके फैक्टरों को जानेंगे, ठीक है। भारत की विदेश नीति के पहला है भौगोलिक में, जैसे कि ये हमारा भारत का सबसे नीचे वाला दक्षिण का हिस्सा है, दक्षिण का हिस्सा ऐसे ही है, ठीक है, भारत का दक्षिण का हिस्सा। अब ये जो इधर की साइड और इधर की साइड है ना, ये पूरा जो तटवर्ती है, यानी तटीय सीमा है हमारी, ये जो समुद्र से लगती है तटीय सीमा, ये पूरी है 7,500 किलोमीटर, ठीक है, 1 सेकेंड, 7 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी भौगोलिक स्थिति के अंदर आता है, ये हमारी भूगोल की विशेषता मान लो, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी तटीय सीमा है, जिसके कारण हमारा जो व्यापार है वो इजीली हो जाता है। व्यापार मोस्टली समुद्र के मार्ग से होता है, जिसकी वजह से हमारे जो विदेश नीति हैं या हमारे जो सिद्धांत हैं या हमारे जो संबंध हैं दूसरे देशों के साथ वो अच्छे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा इजी है। और कोई भी हमारे मतलब पश्चिमी देशों से पूर्वी की साइड आएगा तो हमारा देश बीच में पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, हमारे देश की बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इतिहास और परंपरा। इतिहास और परंपरा में हम देख सकते हैं जो हमारे शुरू से व्यापार रहे हैं वो अरबों के साथ रहे हैं, अरबों के साथ हमारे शुरू से व्यापार रहे। हड़प्पा के टाइम से देख सकते हो, यानी 1500 ईस्वी एंड 1600, इन सब में हमारे अरबों के साथ व्यापार रहे। अरबों के साथ के बाद आगे हमारे पास डच आए, फ्रेंच आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये व्यापार ही तो था हमारा पश्चिमी देशों के साथ, तो हमारा व्यापार हमेशा दूसरों के साथ रहा है, ये हमारा इतिहास गवाह है इस चीज़ का। अब देखो रूस है, रूस के साथ हमारे पुराने अच्छे संबंध हैं, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो रूस हमारी हेल्प करता है और हम उसकी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारी विदेश नीति के लिए। अब है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में हम लिख सकते हैं हमारा देश एक सोने की चिड़िया था। बोलते हैं ना भारत एक पहले सोने की चिड़िया थी। क्यों सोने की चिड़िया, इसे क्यों बोला गया है, इस देश को सोने की चिड़िया ही क्यों बोला गया? क्योंकि भारत में एक तो कच्चा माल बहुत था, ठीक है, कच्चा माल बहुत था। दूसरा प्राकृतिक संसाधन बहुत थे, यानी नेचुरल संसाधन बहुत थे, ठीक है। और तीसरा था चीप लेबर भी था यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा पहले छोटे छोटे काम करते थे, उन्हें पैसों की वैल्यू ही नहीं पता थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उन्होंने देखा कि भारत तो एक सोने की चिड़िया की तरह है। क्यों? क्योंकि यहाँ कच्चा माल उपलब्ध है, यहाँ प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और यहाँ इन सबको बनाने के लिए चीप लेबर उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि वो सस्ते दाम में काम करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे काम ही नहीं किया था कंपनी में जाके, बस उन्हें तो खुशी थी कि हाँ हम भी कंपनी में जाके काम करेंगे, तो चीप लेबर भी यहाँ मिलता था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये हमारे आर्थिक कारण में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नैतिक और नैतिकता की प्रवृत्ति में हम देखेंगे कि जो नेता होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, अमेरिका के विदेश नीति को आकार देने में वुडरो विल्सन का काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा है। देखो एक तो वुडरो विल्सन के बारे में बताया है, वुडरो विल्सन जो अमेरिका के थे, एक मिखाइल गोर्बाचेव जो कि सोवियत संघ के थे, ठीक है। वुडरो विल्सन
जो अमेरिका के थे, मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ के थे। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छे नेता के रूप में उभरे और इन्होंने अपने जो देश था उसको आकार और उसको बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया, बहुत ज़्यादा सहायता की। इसीलिए इन्हें इम्पॉर्टेंट नेता माना जाता है। और इसीलिए जब भी हम कोई विदेश नीति तैयार करते हैं तो उसमें नेता की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर नेता अच्छा है तो हमारे संबंध अच्छे बनेंगे देशों के साथ। अगर नेता ही सही नहीं है या नेता को बात करने का तरीका नहीं पता या फिर कोई और प्रॉब्लम है या नेता नहीं चाहता अपने संबंधों को सुधारना, तो देश के संबंध बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हम पूरा देश नहीं जाता कहीं भी विदेश नीति को लेकर, सिर्फ एक इंसान भेजते हैं हम लोग जिसको नेता बोलते हैं, वो वहाँ संबंध बनाते हैं। अगर उन्होंने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया तो अच्छे संबंध बनेंगे, अगर वो हैंडल नहीं कर पाए तो बिगड़ जाएंगे संबंध। इसीलिए जो नेता की प्रवृत्ति होती है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि इन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से भूमिका निभाई। नेक्स्ट, घरेलू स्थिति। घरेलू स्थिति का मतलब है हमारे देश के अंदर की स्थिति। हम इसमें देख सकते हैं कि हमने जो चीन है उसके साथ पंचशील समझौता किया था, बट क्या हुआ, नेहरू जी के समय में ये पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता नेहरू जी के समय में हुआ, बट क्या हुआ, नेहरू ने कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया उन्होंने चीन पर, और चीन ने क्या किया, हमारे पीठ पीछे हम पे युद्ध कर दिया। युद्ध हमें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से हमने समझौता किया कि युद्ध नहीं करेंगे, बट उन्होंने पीछे से हम पर हमला कर दिया। इसलिए ये घरेलू स्थिति भी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति में कि हम अपने देश को किस प्रकार से उभारते हैं, किस प्रकार से दिखाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। अब भारतीय विदेश नीति के क्या क्या सिद्धांत हैं। पहला, जो भारतीय विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाती है। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति आपको पता ही है, जब भारत आज़ाद हुआ था तब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी, बट शीत युद्ध चल रहा था और दोनों ही गुट अपने अपने गुटों में लोगों को, मतलब देशों को शामिल कर रहे थे, और हमारे देश ने और बहुत सारे देशों ने दोनों ही गुटों में ना जाकर गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। इसीलिए हम हमेशा गुट निरपेक्षता की नीति को बनाए रखते हैं। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। ठीक है, एंड देन हमारे जो विदेश नीति है उसमें ये भी कहा गया है कि भारत अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल लोगों के हितों की रक्षा करेगा। अब देखो, भारतीय विदेश नीति में ये भी कहा गया है कि भारत के जो लोग हैं, बेशक वो भारत में नहीं रह रहे, दूसरे देश में रह रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो अमेरिका, मोस्टली लोग डॉक्टर वगैरह बनकर अमेरिका चले जाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी आमदनी अच्छी होती है। बट भारत कहता है बेशक वो लोग वहाँ चले गए विकास के लिए, लेकिन हम उनके भी हितों की रक्षा करेंगे। अगर वहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो भारत उनके हितों की रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा। ये हमारे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत में आता है। ठीक है, अब भारत की विदेश नीति के दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है बुनियादी सिद्धांत, दूसरा है पंचशील। बुनियादी सिद्धांत को हम अनुच्छेद 51 में देख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 में बुनियादी सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अब है पंचशील। पंचशील समझौता, ये एक प्रकार का समझौता है जो चीन और भारत के बीच हुआ। ठीक है, पंचशील समझौता नेहरू के नेतृत्व में 28 अप्रैल 1954 को चीन के साथ एक शांतिपूर्ण समझौते किया गया, जिसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किया गया। हालांकि इस समझौते के बाद से भारत के लिए इस समझौते के सिद्धांत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने में मार्गदर्शन सिद्धांत बन गए। अब देखो, ये सिद्धांत स्थापित किया गया, कब किया गया, 1954 में, और ये नेहरू के टाइम हुआ और चीन और भारत के बीच में हुआ। ठीक है, अब इसकी 5 मूल वो
वो थी, 5 मूल मान्यता थी जिसके ऊपर इस सिद्धांत को रखा गया कि ये सिद्धांत के अंदर ये 5 चीज़ें आएंगी। पहला जो है, दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्वता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्वता का सम्मान करेंगे। दूसरा था, कोई भी देश एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण नहीं करेगा, यानी आक्रमण नहीं किया जाएगा, इस चीज़ पर समझौता किया गया। कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामले, यानी जो देश के अंदर के मामले हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। दोनों देश एक दूसरे के साथ समानता और परस्पर लाभ का व्यापार करेंगे। दोनों देश, चाहे वो चीन हो या भारत हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ समानता और लाभ का व्यापार करेंगे। ऐसा नहीं है एक का लाभ हो रहा है एक का नुकसान हो रहा है, नहीं, दोनों लाभ का ही व्यापार करेंगे। ठीक है। और फिर 5वां था, दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पालन करेंगे। दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करेंगे, मतलब युद्ध वगैरह कुछ नहीं होगा, आराम से शांतिपूर्ण रहेंगे। ठीक है। यह हमारा पंचशील समझौता है जो नेहरू जी के समय हुआ और चीन के साथ हुआ, चीन और भारत। ठीक है, भारत और चीन के साथ हुआ। ये हमारा समझौता 1954 में हुआ, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे है गुट निरपेक्षता नीति। गुट निरपेक्षता नीति को नाम के नाम से भी जाना जाता है, NAM, नाम। ओके, गुट निरपेक्षता नीति को नाम के नाम से भी जाना जाता है। और गुट निरपेक्षता नीति में जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। गुट निरपेक्षता नीति का मतलब कब हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी हमारा देश आज़ाद हुआ और किसी भी गुट में हमें नहीं जाना था, तब हमने गुट निरपेक्षता नीति को अपनाया और किसी भी गुट में ना जाने का निर्णय लिया, वही गुट निरपेक्षता नीति है। भारत ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने लोकप्रिय बनाने, संगठन का निर्माण करने और इसे मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब इसे लोकप्रिय भारत ने बनाया, संगठित किया और सभी देशों को इसके साथ जोड़ा। इसमें इसकी भारत की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। इस आंदोलन का लगभग 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियन रिलेशन सम्मेलन के साथ हुआ। यानी ये जो गुट निरपेक्षता आंदोलन है वो 1947 में नई दिल्ली में ये जो सम्मेलन हुआ था, एशियाई रिलेशन सम्मेलन, उसके साथ इसकी स्थापना हुई, जिसमें एशियाई एकता के विचार की परिकल्पना की गई। यानी सभी एशिया के देश एक साथ रहेंगे, इस चीज़ की परिकल्पना की गई। अब 1949 में भारत द्वारा दूसरे एशियाई रिलेशन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि भारत ने इंडोनेशिया तथा अन्य उपनिवेश देशों की स्वतंत्रता के मार्गों के प्रश्न में बुलाया गया। अब दूसरा सम्मेलन कब हुआ? 1949 में। ठीक है, 1949 में हुआ। इंडोनेशिया में एक बड़े सभा का आयोजन किया गया, जिसे बॉन्डिंग सम्मेलन का नाम दिया गया। ठीक है, इसको देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। और इस सम्मेलन में एशिया के 29 देशों ने भाग लिया। ठीक है, इसी सम्मेलन में 29 देशों ने भाग लिया। बॉन्डिंग सम्मेलन को गुट निरपेक्षता आंदोलन का जो गुट निरपेक्षता आंदोलन का है उसका अग्रदूत माना गया है। मतलब इसने जो ये सम्मेलन था, इसने एक गुट निरपेक्षता आंदोलन को एक बड़ी और आगे की भूमिका दी, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ा और फैलता गया। ठीक है, अभी तक गुट निरपेक्षता आंदोलन के 18 सम्मेलन हो चुके हैं। अभी तक कितने हुए? 18 सम्मेलन हुए हैं। और जो आखिरी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2019 में। गुट निरपेक्षता सम्मेलन 2019 में हुआ था आखिरी। ठीक है,
अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गुट निरपेक्षता आंदोलन। अगर आप और चाहें तो और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नक्सलवाद विरोधी नीति। अब देखो, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद उपनिवेशवाद का उदय हुआ, साम्राज्यवाद का उदय हुआ, नक्सलवाद का उदय हुआ, विरोधी नीति आई। अब देखो, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नक्सलवाद। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ तो कह गए ये जो रजवाड़े हैं ये सब अलग हैं, तो साम्राज्यवाद, सभी को एक करने का काम हमारे देश में किया गया, ठीक है। तो उसको जो वो 552 रियासतें थीं उनको एक करना साम्राज्यवाद के अंतर्गत आया गया। अब इसमें हमने 552 थी, जिसमें से हमने 549 को तो विलय कर लिया इजीली, बट जो 3 रियासतें थीं वो इजीली नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो वो लोग थे वो कहते थे नहीं, हमें तो स्पेशल राइट चाहिए, हम नहीं होना चाहते भारत में विलय। कौन कौन सी थी? पहली थी कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। तीनों ने मना कर दिया, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अब इनको विलय करवाने के लिए हमें स्पेशल चीज़ करनी पड़ी, किसी पे फोर्स भेजनी पड़ी, किसी पे कुछ करना पड़ा, किसी पे कुछ करना पड़ा, तब जाके इन तीनों का विलय हुआ। यही प्रोसेस हमारे साम्राज्यवाद में आएगा, ठीक है। और नक्सलवाद में हमने आतंकवादी संगठन या नक्सलवादियों को कैसे समाप्त करने की कोशिश की, ये उस चीज़ में आएगा। उपनिवेशवाद यानी जो हमारे ये अंग्रेज़ थे उनके बाद जो सिचुएशन हुई उसको उपनिवेशवाद के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अब जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान कैसे किया जाए, उनको शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए क्या किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए ICC एंड ICI, ये जो है ICC और ICI ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी ICC ICI, ठीक है। ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हैं दोनों, जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को दूर करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। जो भी विवाद हुए हैं वो इन कोर्टों में जाते हैं और ये कोर्ट उन पे सुनवाई करते हैं और सारी चीज़ों को हल करते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय संगत एवं समान विश्व व्यवस्था सिद्धांत। अब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे एक कानून है, नियम है, उनको कैसे देखा जाता है। अब ये यहाँ निष्कर्ष आ गया आपका, छोटा सा ही निष्कर्ष है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। और ये यहाँ हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है, यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1। ओके, ये हमारा कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर चैप्टर नंबर 3 एंड देन हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इस पूरी बुक में हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं अब। ओके, चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच।